Where से start? हाँ सर heard it. Okay. Okay. Good morning to all of you again. अच्छा देखो, तो फिर क्या पढ़ना है हम लोग? सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ हैं, तो बाद में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलो, तो सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट जो हम लोग एवरी सैटरडे पढ़ते हैं, उसमें आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों को बात करना है सेबी के ऊपर। ऐसे सेबी लॉ मैंने स्टार्ट किया था, सेबी लॉ 1992 मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया था। आज कंटिन्यूशन चलेगा। अभी सेबी लॉ में और भी कुछ क्लासेस मुझे आपको करवाना है, सेबी लॉ एंड सेबी रेगुलेशंस, ठीक है। सेबी एक्ट 1992 एंड उसके साथ सेबी रेगुलेशंस 2015, इसमें पूरा डिस्कशन चलेगा अभी। तो आज भी कुछ वाइटल पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ऐसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं ओवरव्यू दिया था सेबी का, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में पूरा कंपनी सिस्टम को देखता है, स्टॉक मार्केट वगैरह को देखता है ना, पूरा सिक्योरिटी सेगमेंट को, कैपिटल मार्केट को ऑब्जर्व करना, उसको रेगुलेट करना, रूल्स बनाना, ठीक है, बाईलॉज बनाना, ये बहुत सारा काम है। सेबी से पहले ये सब चीज़ भारत में चलता था। जब सेबी नहीं था तो तब क्या नहीं था, ये था। उसके लिए मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 पढ़ाया इससे पहले। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट जो है वो आज भी है, लेकिन सेबी आने के बाद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट को रेफर किया जाता है, बट सेबी के हाथ में बहुत सारा पावर दे दिया गया ताकि मार्केट एंड इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छे वे से फंक्शन हो सके, और जितना हो सकता है कम, मतलब करप्शंस कम हो। बिकॉज सबसे बड़ा बात है ना, जब भी सेबी के बारे में जानोगे, एक चीज़ तो दिमाग में भर लीजिए, दैट इज़ करप्शन को कम करना है और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। सॉरी, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है सर। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हियर? सर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब मार्केट में लोग पैसा डालते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर मार्केट एंड इकोनॉमी क्लियर कट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, यही सेबी का सबसे बड़ा मतलब टारगेट है कि मार्केट को, इकोनॉमी को, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, कैपिटल मार्केट सेक्टर को एकदम जितना हो सकता है, मतलब जितना हो सकता है क्यों, टोटल वे में ट्रांसपेरेंट रखना है, ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए, है ना। देखो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इकोनॉमी का डाउनफॉल, ये सब तो ठीक है, अब वार कोई नहीं बंद कर सकता, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन जानबूझ के डुप्लीकेसी करना, जानबूझ के मैनिपुलेशन करना, जैसे कल के कंपनी लॉ क्लास में भी इसी मैटर पे डिस्कस हो रहा था। रामलिंगम राजू, सत्यम कंप्यूटर्स, नंदिनी छिलिस नहीं कल के क्लास है कंपनी लॉते ना सर. নিয়ে করে নিবি, কিন্তু খুব ভাইটাল डिस्कशन হয়েছে कंपनी लॉ के कल के, मैंने कंपनी लॉ के अंदर कल हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था, बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट डिस्कशंस किया। और अगर कंपनी जब मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे अगर प्रॉस्पेक्टस के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट्स रहता है, ठीक है, कुछ गलतियाँ या कुछ झूठ बोला जाता है, तो उसमें क्या सज़ा है, बहुत भयंकर सज़ा दिया गया है, पेनल्टी, ठीक है, एंड एडजुडिकेशन, विचार बहुत अच्छा है सर उसमें, तो ज़रूर उसको जानिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, पूरे नहीं भी गिनते। सो ठीक है सर, तो हम लोग सेबी के काम पे और थोड़ा सा आज गौर करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानने का कोशिश करेंगे, और एक केस स्टडीज़ भी करेंगे। रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों को पता है, नंदिनी को भी पता होगा, ये रुचि सोया रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, क्लास में भी मैंने बात किया, पतंजलि ग्रुप के अंडर में है रुचि सोया। ऐसे ये कंपनी पहले से था, लिस्टेड नहीं हुआ है एक्चुअली, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर किया है, मतलब रुचि सोया पहले से ही मार्केट में था, लेकिन कंपनी बैंकरप्टेड हो गया था, बाद में पतंजलि ने इसको एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद अभी पतंजलि रुचि सोया के बिहाफ पे मार्केट से पैसा रेज किया, मतलब आईपीओ जैसे होता है वैसे ही एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू से मार्केट से पैसा रेज किया। तो रिसेंटली सेबी का इसमें कुछ प्रॉब्लम फीलिंग आया, ठीक है, रुचि सोया के अगेंस्ट में, स्पेशली रामदेव बाबा के पतंजलि के अगेंस्ट में। तो उसका भी एक मैं सिचुएशंस बताऊंगा, ऐसे बहुत भयंकर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ आपत्ति सेबी की तरफ से है जो सेबी ने बताया, तो वो भी मैं केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सेबी को रुचि सोया पे क्या आपत्ति हुआ है। हाँ नंदिनी, समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर. ओके, ठीक है, चलो तो फिर दोनों चीज़ें देखते हैं।
क्या है आज के भंडारा में। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। सर ऐसे तो हम लोग पूरा डिटेल्स लॉ पढ़ रहे हैं फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सी ए फाइनल सी एम ए फाइनल, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड सेबी रेगुलेशंस 2015। एलओडीआर का मतलब होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग कोई करता है उसके लिए क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या लिस्ट मतलब रेगुलेशंस वगैरह है, ठीक है, ये सब बताया जाता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट बिफोर दैट हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 को डिटेल्स में जानना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शेयर सेबी का पूरा इतिहास बताया था, ठीक है, हिस्ट्री पूरा बता दिया था कि भाई सेबी क्या है, क्या किस तरह से काम करता है, ठीक है, ये पूरा फैक्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको सेबी लॉ को जानने के लिए, सेबी एक्ट को समझने के लिए जानना ज़रूरी है, वो भी मैंने बता दिया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैंने बात किया था। मेंबर मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, कौन बोर्ड में होता है, ठीक है, चेयरमैन, ठीक है, 2 मेंबर और 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 5 अदर मेंबर जो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसमें से 3 मेंबर फुल टाइम मेंबर होना चाहिए। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस हुआ था। मोने आछे नंदिनी, याद है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। चलो सर, याद होना चाहिए। अच्छा फिर धीरे धीरे हम लोगों ने टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ कंडीशंस, मतलब मेंबर कितना दिन तक ऑफिस होल्ड कर सकता है। नॉर्मली 5 साल का जो कॉमन सेंस है वो तो है ही, ठीक है, कितना दिन तक मेंबर ऑफिस में रह सकता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड में क्या होता है। फिर हम लोग ऐसे बात करते करते पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी सेक्शन 11 पे भी बात की है ना, कि सेबी का पूरा पावर एंड उसका क्या फंक्शंस है जो सेक्शन 11 हमें बताता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशंस किया, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर बाय एन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड जब कोई ऑर्डर पास करते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक एग्जांपल भी किया था, मुझे याद है एक ब्रोकिंग कंपनी का, और लास्ट वीक मैंने कुछ केस स्टडीज़ भी किया था। जैसे सेबी के ऊपर बेस करके, सेबी के ऊपर बहुत पावर होता है सर। जैसे लास्ट वीक मैंने एक अनुराग ट्रेडिंग बोल के एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मुंबई में विले पार्ले में घोटाला किया था। हाँ सर, पब्लिक से अकाउंट ओपन करा के, एक्चुअली उनके नाम पे अकाउंट ना रखा के विश्वास के थ्रू से वो कर लिया था, कि लोगों को ये विश्वास दिया था कि सब कुछ वो पब्लिक के थ्रू से वो कर ले रहा है, लेकिन एक्चुअली पब्लिक के अकाउंट में कोई शेयर शो ही नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने अकाउंट में डाल दिया था, याद है। ब्रोकर ने करप्शंस किया है। हाँ, एक कार्वी स्टॉक ब्रोकर का भी मैंने आप लोगों को बताया। कार्वी इज़ अ वेरी फेमस इनफेमस काम किया, बट बहुत ही पुराना एक स्टॉक ब्रोकिंग फार्म था हैदराबाद बेस्ड। उन्होंने भी लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक किया, उसमें भी सेबी का कार्रवाई हुआ है। तो सेबी के हाथ में बहुत सारा पावर होता है सर, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक केस स्टडीज़ के साथ भी बताया था। अगर क्लास मिस है तो प्लीज़ प्रीवियस वीक का सेबी एक्ट का क्लास ज़रूर एक बार देखिए। अच्छा ठीक है, तो फिर आज मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ सर, आज मैं आपको बोलूँगा आज मुझे आपको बताना है, जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू और प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, मतलब किस केस में आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने में मना करता है। ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब एक्चुअली प्रॉस्पेक्टस का ही दूसरा नाम है ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिकली जिसके थ्रू से कंपनी मार्केट से पैसा रेज करते हैं उसको प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे रिसेंटली मार्केट में कुछ कंपनीज आ रहा है, जैसे कल की क्लास में भी मैं इसके बारे में कंपनी लॉ में भी डिस्कस कर रहा था। कल मैं ये वाला डिस्कशन किया था, मुझे याद है, आई थिंक यस, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, हाँ ये मार्केट में भी आ रहा है, तो ये इसका प्रॉस्पेक्टस है। ऐसे तो कंपनी लॉ क्लास में मैं अभी प्रॉस्पेक्टस ही पढ़ाया लास्ट फ्यू वीक से, कल मैंने ख़त्म किया प्रॉस्पेक्टस, कंप्लीट किया। प्रॉस्पेक्टस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो कंपनी लॉ आपको बताता है। तो ये हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ का प्रॉस्पेक्टस मार्केट में इशू हुआ, और ये कंपनी ऑलमोस्ट 85 लाख शेयर्स, 130 करोड़ टोटल पैसा मार्केट से उठाना चाहता है, ठीक है, पाइप वगैरह बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में, ठीक है, ये सब अलग बात, मैं अभी प्रॉस्पेक्टस लेवल में बात नहीं करना चाहता। मैं आपको बस जो करेंट सिक्योरिटी लॉ बताने जा रहा हूँ, ये सिक्योरिटी लॉ क्या है, बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 11A, ठीक है, मतलब ये जो सेबी है ये प्रॉस्पेक्टस इशू को रेगुलेट करता है। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब वही प्रॉस्पेक्टस,
कंपनी जब भी मार्केट से पैसा रेज करते हैं तो कंपनी उसका एक ऑफर डॉक्यूमेंट मार्केट में प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उसके ऊपर सेबी का क्या प्रोहिबिशंस है वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो सेक्शन 11A प्रॉस्पेक्टस इशू करने में या ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने में, उसका एडवर्टाइजमेंट करने में, सॉलिसिट करने में और उसके बदले जो मनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज के तौर पे लिया जाता है, इसके बारे में सेबी का 11A क्या बताता है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही वाइटल एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको और भी बहुत सारा वाइटल पॉइंट बताऊंगा, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग। आप लोग जानते हो ना इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होते हैं। कंपनी के अंदर रह के अगर आप कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर कर देते हो स्टॉक में, किसी को एडवांटेज प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, आपको अगर कंपनी के बारे में पहले से कुछ पता हो जाता है, बिकॉज आपको पता होगा ही, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा दाम लेके मार्केट में सेल करते हो और किसी को ये एडवांटेज प्रोवाइड करते हो, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा घोटाला है, ठीक है। इसके कारण हर्षद मेहता को जेल जाना पड़ा, जिंदगी बर्बाद हुआ उनका, बहुत पैसा तो कमाया, दिमाग भी बहुत था उनका, ठीक है। बैलेंस शीट समझना, बिजनेस समझना उनका बाएं हाथ का खेल था, लेकिन ज़्यादा बड़ा होना, ज़्यादा पैसा वाला होना, वो भी शॉर्टकट अपना के, जिसके कारण उनको इतना बड़ा सज़ा मिला। इनसाइडर ट्रेडिंग और भी बहुत सारा केसेस हैं। इंग्लैंड स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडियन ओरिजिन का एक बड़ा ही फेमस CEO थे, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, समथिंग, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको भी जेल कर दिया गया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो प्रॉब्लम था, लंदन या न्यूयॉर्क, इनमें से कुछ एक होगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है। एक रिसर्च एनालिस्ट को, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को, एक ब्रोकर को किस तरह का पेनल्टी और सज़ा मिल सकता है, ये सब चर्चा भी मैं आपके साथ सेबी लॉ में करूँगा। ओके अनिमेश, आवाज़ आसছে, বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। ओके, तो बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू और prospectus, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 11A। तो एज पर सेक्शन बोर्ड में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, बोर्ड जो कुछ भी करता है, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि जब भी आप सेबी एक्ट पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में एकदम संगे संग यही हिट करना चाहिए कि सेबी जो कुछ भी करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर करेगा, यही सेबी का मेन पर्पस है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर सेबी का मतलब सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज अल्टीमेटली पब्लिक मार्केट है, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में पैसा पब्लिक से ही आता है, चाहे पब्लिक डायरेक्टली जमा करे या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू से जमा करे, लाइक कोई FII या DII के थ्रू से जमा करे, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो भी हो, ठीक है। FII DII मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू से भी मार्केट में पैसा जाता है या फिर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जो भी करो आप, ठीक है, चाहे आप इक्विटी के लिए दो, चाहे आप बॉन्ड के लिए दो, डिवेंचर के लिए दो, अल्टीमेटली है तो सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्शन देना, ये सेबी लॉ का अटमोस्ट प्रायोरिटी है सर, अटमोस्ट प्रायोरिटी। इसके ऊपर ही सेबी को सारा का सारा चीज़ समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे एक केस लॉ बताऊंगा आपको मैं, वाई इज सेबी अनहैप्पी विद रुचि सोया। रुचि सोया रिसेंटली मार्केट में लिस्टेड आया है सर, FPO इशू करके, ऑलमोस्ट 4000 समथिंग 4000 करोड़ के आसपास का कुछ इशू है, जिसमें रिसेंटली सेबी थोड़ा अनहैप्पी हुआ है। तो क्यों अनहैप्पी हुआ है इसका मैं चर्चा करूंगा, वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ये एक केस लॉ है जो रिसेंटली मार्केट में बड़ा बात चल रहा है सेबी के साथ, रुचि सोया का क्या प्रॉब्लम है, वाई सेबी अनहैप्पी विद रुचि सोया, ये एक स्पेशल डिस्कशन रहेगा, ठीक है। सो वेट, उससे पहले थोड़ा सेक्शन वाइज बात कर लिया जाए जो एग्जाम रिलेटेड मैटर में भी बहुत वाइटल है। So as per this section, the board may, for the protection of investors, specify by regulations, मतलब जो मेन regulations का जो by regulations होता है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करेगा, एंड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स, जनरल और स्पेशल ऑर्डर देके पहले से ही बता देगा भाई ये रूल फॉलो करना है। किस मैटर पे? द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, कंपनी जब मार्केट से कैपिटल इशू करेगा, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स, मतलब कौन किसको सिक्योरिटी ट्रांसफर करेगा, चाहे सिक्योरिटीज मतलब शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, दिस ऑल आर सिक्योरिटीज। मैं आपको लास्ट क्लास में ही बोला था सिक्योरिटी क्या होता है, एंड इncidental देयर टू। द मैनर इन विच सच मैटर्स शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनीज, मतलब जो भी सिक्योरिटीज आप इशू करोगे, जो भी कैपिटल आप इशू करोगे, उसको किस मैनर पे
कंपनी डिस्क्लोज करेगा, इसके बारे में भी बाय रेगुलेशंस के थ्रू से कंपनी को बताना पड़ेगा, जो सेबी स्पेसिफाई करके देगा। जनरल और स्पेशल ऑर्डर के हिसाब से अगर देखो तो प्रोहिबिट एनी कंपनी को वारन करता है, मना करता है, इशूइंग प्रॉस्पेक्टस एनी ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जरूरत पड़ने से स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रॉस्पेक्टस सच ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशू। ठीक है, मतलब सेबी के पास ही पावर है कि भाई कौन मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है और कौन मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ प्रोहिबिशंस है तो सेबी ही लगा सकता है, कंपनी अपने मर्जी से मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू करके पैसा नहीं उठा सकता। जब तक सेबी का ऑर्डर नहीं होगा, जब तक सेबी का परमिशन नहीं होगा, तब तक कोई भी कंपनी मार्केट से पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर पाएगा, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर पाएगा, मनी और सिक्योरिटी के लिए मनी नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फाइलिंग में जाते हो ना, तो फाइलिंग में जाके सेबी के साइड में जाना। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कोई डिवेंचर के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट डालते हैं, ठीक है, कोई इक्विटी के लिए डालते हैं। पब्लिक इशू में जाओ, ठीक है, पब्लिक इशू में आप देख सकते हो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी, ठीक है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल विद सेबी एंड फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी, जो सेबी के पास फाइल होता है, इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देखोगे। ये देखो, ये रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है हिमानी इंडस्ट्रीज का, गुजरात पॉलीसोल केमिकल्स का, ठीक है, जया लुकास इंडिया लिमिटेड का, यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड का, ईचएम एग्रो का, विक्रम सोलर लिमिटेड का, पीकेएच वेंचर्स का। ठीक है, ये सब मार्च में ही ये सब ड्राफ्ट हुआ है। अब सेबी यहाँ से डिसाइड करेगा कि किसका किसका पब्लिक इशू के लिए फाइनलाइजेशन होगा। ये सब सेबी के हाथ में है। ठीक है, ये सभी एनफोर्समेंट जो भी कुछ होगा, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सेबी। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? इवन म्यूचुअल फंड का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, हर चीज़। म्यूचुअल फंड हो जाए, बाईबैक के लिए मैटर हो जाए, सेबी के परमिशन बिना बाईबैक भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, एवरीथिंग जो भी आप जानना चाहते हो अलग अलग, जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एक तरह का फंड इशू करने का प्राइवेट इशू होता है। ठीक है, REIT, ये भी एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में REIT होता है। ये सभी चीज़ एक तरह का मार्केट से पैसा रेज करने का तरीका है। तो ये अलग अलग जो भी तरीका आप अपनाते हो एज ए कंपनी, आपको सेबी का परमिशन चाहिए। जिसमें स्टॉक मार्केट आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, राइट इशू, ठीक है, डेब्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, डेब्ट ऑफर के लिए भी आप यहाँ पर जाओगे ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, धनी लोन सर्विस लिमिटेड ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, शक्ति फाइनेंस, यू ग्रो कैपिटल, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल हाउसिंग। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा कंपनी कितने पैसे के लिए मार्केट में ड्राफ्ट किया है। अब सेबी का परमिशन मिलेगा तो उसके हिसाब से वो आगे जा सकता है। ये देखो, ये धनी लोन्स ने ड्राफ्ट ऑर्डर है, ये डेब्ट के लिए। ठीक है, ये डेब्ट के लिए मार्केट से लोन उठाएगा उसके लिए। तो ये नॉट जस्ट फॉर इक्विटी, फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए सेबी काम करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया लग रहा है। हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। The board may specify the requirement for listing and transfer of securities and other matter incidental thereto। जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीज बोर्ड ही डिसाइड करेगा। नाउ आगे आगे देखो सर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ये भी एक तरह का, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं ना, वैसा ही होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेक्शन 11AA, एनी स्कीम और अरेंजमेंट which satisfy the conditions referred to in subsection 2 or subsection 2A shall be collective investment scheme, provided that any pooling of funds, pooling funds मतलब आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास करते हो सर एवरी सैटरडे इवनिंग, है ना, वहाँ पर पूलिंग ऑफ फंड्स का आइडिया आप लोगों को लग गया होगा क्या नंदिनी? पूलिंग ऑफ फंड्स का आइडिया लग गया कि नहीं लग गया म्यूचुअल फंड को समझते हुए? सॉरी, हाँ सर बोलो। जब कोई कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड एजेंसी फंड पूल करते हैं, मतलब एक ऐसे तालाब बनाते हैं या फिर एक ऐसे घड़ा बनाते हैं जिसमें अलग अलग लोगों से फंड लेते हैं, है ना, दैट इज ए पूलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट, है ना। अलग अलग स्कीम के कारण वो फंड को बनाते हैं कि भाई मैंने ये डेब्ट स्कीम में डालना है, मुझे इक्विटी में डालना है, जो आजकल म्यूचुअल फंड में हम लोग ज़बरदस्त चर्चा चल रहा है। आज भी शाम को क्लास होगा सर, ठीक है,
आपने ऑलरेडी इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम में वैराइटीज ऑफ स्कीम आप लोगों ने सीख गया होगा, है ना, कि कितना तरह का स्कीम होता है और हर एक स्कीम का नेचर क्या है, पर्पस क्या है, फीचर्स क्या है। म्यूचुअल फंड में भी आप एक्सपर्टाइज बना सकते हो अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जो पढ़ाया जाता है उसको सुनना है, और फिर जब आप परचेस करोगे तो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। जैसे डेब्ट में आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कमर्शियल पेपर्स वगैरह। इक्विटी में आप लोगों ने अलग अलग कंपनी का स्टॉक के बारे में देखा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ। सो एनी provided that any pooling of funds under any scheme or arrangement which is not registered with the board or is not covered under subsection 3 इन्वॉल्विंग ए कॉर्पस अमाउंट ऑफ 100 करोड़। अगर एक मतलब कॉर्पस का मतलब होता है कैपिटल, ठीक है, 100 करोड़ रुपीस और मोर, अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का कुछ भी अमाउंट आप रेज करना चाहते हो, शैल बी डीम्ड टू बी ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या हो गया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम? एनी पुलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है नहीं, जो कवर्ड होता है सबसेक्शन 3 में, इन्वॉल्विंग ए कॉर्पस अमाउंट 100 करोड़ और मोर, शैल बी डीम्ड टू बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जब भी कोई करेगा उसमें भी सेबी का परमिशन चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है देखो, 11AA सबसेक्शन 2 में बोला है एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन अगर उसको ऑफर करता है, कोई एसोसिएशन करता है, द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट्स मेड बाय द इन्वेस्टर्स बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब या तो कंट्रीब्यूशन करेगा, पेमेंट करेगा, इन्वेस्टर करेगा, जो भी बोलो आप, या तो कंट्रीब्यूशन का नाम लेगा या तो पेमेंट बोलेगा, वॉट एवर नाम कॉल्ड आर पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट। जिस स्कीम के लिए पैसा इन्वेस्टर ने दिया है उसी स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट या करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होना चाहिए। मतलब जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस में उसी स्कीम में होना चाहिए। द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट आर मेड टू सच स्कीम और अरेंजमेंट बाय द इन्वेस्टर्स विद ए व्यू टू रिसीव प्रॉफिट। और इन्वेस्टर ये पैसा क्यों डालते हैं? प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, इनकम करने के लिए। प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी, ठीक है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम सच स्कीम और अरेंजमेंट, मतलब उसके थ्रू से मतलब इन्वेस्टर अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहेगा या फिर प्रॉफिट करना चाहेगा, इनकम करना चाहेगा, ठीक है, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, यही तो पर्पस होता है इन्वेस्टर का। तो ये पर्पस पूरा इन्वेस्टर की तरफ से देखना दायित्व होता है सेबी का। द प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट वेदर आइडेंटिफाइबल और नॉट इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। The investor do not have day-to-day control over the management and operation of the scheme or arrangement. Yes, investor जिनका पैसा उसमें पूल ऑफ मतलब फंड में या स्कीम ऑफ फंड में होता है, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का ही बात कर रहा है, ठीक है, जो बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं होता, ऐसे फंड जो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, जिसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी कहा जाता है, ऐसे फंड का कंट्रोलिंग किसके हाथ में नहीं होता? इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता। ओके सर, ये सबसेक्शन 2 में कहा है। Section 11AA subsection 2A any scheme or arrangement made or offered by any person satisfying the condition as may be specified in accordance with the regulations made under this act। कुछ exceptions भी है। Following scheme or arrangement shall not be collective investment scheme। कुछ स्कीम को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का नाम नहीं दिया जाता, जैसे कि ध्यान देख लो सर, कलेक्टिव स्कीम कौन सा है नहीं। 11AA सबसेक्शन 3 कलेक्टिव स्कीम विच इज नॉट अ कलेक्टिव स्कीम, इसके बारे में बात करता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात, मेड और ऑफर्ड बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के हिसाब से, और ए सोसाइटी बीइंग अ सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी स्टेट। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी तरह का कलेक्टिव स्कीम के थ्रू से अपने मेंबर से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली कोऑपरेशन में काम करते हैं, जैसे आमूल करता है सर। अमूल में अगर आपको दूध बेचना है, ठीक है, अमूल इज़ अ फेमस मिल्क इंडस्ट्री सर, बट ये कंपनी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और भी है, बैंक भी चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी कल्चर में, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू से आपका प्रोमोटिंग कंपनी भी चलता है, प्रोमोटिंग एजेंसी, ठीक है, कोऑपरेटिव बना के वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाता है और आपको कोऑपरेटिव का मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर है, ठीक है, इस केस में वो पुलिंग मतलब ये स्कीम ऑफ जो आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके केस में ये लागू नहीं होता, ठीक है, मतलब ये सेबी की आयता में नहीं आता।
अंडर सच मतलब वो एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी में चला जाएगा ना, उसका अलग एक्ट है, ठीक है। जैसे अमूल क्या करता है, जिसके पास गाय है भैंस है वो जमा करते हैं, जो भी दूध वहाँ से आता है या जो भी आप उस पर कैपिटल डालते हो, आप अपने हिसाब से वहाँ से अपना प्रोपोर्शनेट इनकम ले सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है। इसके लिए आपको मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस समझने के लिए मैं आपको एक मूवी रेफर कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी फेमस मूवी मंथन बोल के, ठीक है, सर वेरी फेमस मूवी मंथन, ज़रूर देखिएगा, जो अमूल पे ही बना हुआ है। देखा किसी ने? हाँ, क्यों देखे चीज़ नहीं? नंदिनी, अनिमेश देखे चीज़ हाँ कॉपरेट मंथन, मस्ट वॉच मूवी सर, ज़रूर देखिएगा। कोऑपरेटिव कैसे काम करता है आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। मंथन, वो जो वर्गीस क्यूरियन है ना, उन्हीं के ऊपर है एक्चुअली। वर्गीस क्यूरियन एंड सैम बेनेगल, ठीक है। वर्गीस क्यूरियन कौन है? अमूल का जो एक्चुअली फाउंडर है, ठीक है, उन्होंने बनाया था। 1976 का मूवी है, इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी, यू मस्ट वॉच। श्याम बेनेगल का बहुत ही अच्छा मूवी है। स्मिता पाटिल मूवी में किरदार निभाया है, नासिरुद्दीन शाह है, अमरीश पुरी है, ठीक है, आई थिंक गिरीश कर्नाड है, बहुत ही फेमस कुलभूषण खरबंदा, बहुत ही फेमस एक्टर हैं उसमें, आप देख सकते हो। ये सभी बहुत ही फेमस बॉलीवुड स्टार है कैरेक्टर रोल में, ठीक है। चलो अभी कोऑपरेटिव से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर कोई एनबीएफसी डिपॉजिट कलेक्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी इसके अंदर नहीं दिया जाता, बिकॉज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से करता है, ठीक है। इसको स्कीम ऑफ पुलिंग नहीं कहा जा सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर? तो ये कुछ अलग अलग बोल के रखा है कि किसको किसको हम लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, जिसमें कोऑपरेटिव आ गया, एनबीएफसी का आ गया, इंश्योरेंस का आ गया, प्रोवाइडिंग फॉर एनी स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसको भी नहीं बोलेंगे इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर। अंडर विच डिपोजिट्स आर एक्सेप्टेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर अंडर विच डिपोजिट आर एक्सेप्टेड बाय ए कंपनी डिक्लेयर्ड एज ए निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ये मैं आपको कंपनी लॉ में पढ़ाता हूँ। हाँ नंदिनी, याद है ना निधि कंपनी क्या होता है? किरे, हाँ सर, যেখান থেকে মেম্বাররা লোন নেয়। हाँ मतलब निधि का मेंबर बनना पड़ता है। ये साउथ इंडिया में बहुत चलता है, बंगाल में भी है, यूपी में भी है, बट साउथ में बहुत फेमस है, तमिलनाडु साइड में, केरल तमिलनाडु साइड में। निधि म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, मतलब यहाँ पर अगर आप मेंबर होते हो तो आप यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हो और आप यहाँ से लोन भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ मेंबर को ही ये बेनिफिट मिलता है, नॉन मेंबर को ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। ये काफ़ी प्राचीन सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है ये निधि सिस्टम, इसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कहा जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी है, अभी भी कुछ कुछ एरिया में दिखता है, बट आजकल आरबीआई इसको इतना प्रमोट नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज काफ़ी अनऑथराइज्ड वे में भी काम हो जाता है, तो पर फिर भी कुछ कुछ एरिया में अभी भी है, चलता है। फॉलोइंग विद इन द मीनिंग ऑफ चीट बिजनेस, चिट फंड, चिटिंग बाज का फंड नहीं रे बाबा, नॉट CHEAT चीट, हाँ, लेकिन वो अलग बात की चीट फंड वाले चीटिंग कर लेते हैं। शारदा, रोज वैली नाम तो सुने होंगे। ये सब क्या किया चिट फंड में? बहुत सारे ग्रुप आया था सर, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, हाँ। लोगों से, इन लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप मार्केट से 20 करोड़ रेज कर सकते हो, समझ रहे सर? इफ यू हैव 1 करोड़ यू कैन विदड्रॉ, यू कैन पुल फंड 20 करोड़ तक, 1:20 ऐसे स्कीम में आप पैसा रेज कर सकते हो और फिर उसको री इन्वेस्ट करके आप रिटर्न जमा दे सकते हो, ठीक है। इनका ये स्कीम होता है चीट बिजनेस, लोगों से डिपॉजिट लेता है। तो ये चीट फंड एक्ट 1982 में चलता है, छोटा छोटा फंड होता है, ठीक है। लोगों को बोलते हैं कि डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, वो सब गलत बोलते हैं, लेकिन ये भी एक फंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जो इंडिया में बहुत चला है, बट आजकल बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट चलता है ऐसे कॉन्सेप्ट में। समझ में आ गया चिट फंड? बोलो, और क्या बताऊँ मैं चिट फंड के बारे में? चिट फंड के बारे में मुझे आपको
सारदा रोज वैली केस बताना पड़ेगा। रोज वैली फाइनेंशियल स्कैंडल, अगर आप देखोगे, ये देखो, द रोज वैली फाइनेंशियल स्कैंडल और सिंपली रोज वैली चिट फंड स्कैम, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, देखते पाচ্ছিস तो? हाँ सर। तो चलो हम विकिपीडिया सोर्स यूज कर लिए, मिल गया मुझे डिटेल्स। रोज वैली फाइनेंशियल स्कैंडल और सिंपली रोज वैली चिट फंड स्कैम वाज अ मेजर फाइनेंशियल स्कैम एंड alleged political scandal in India. Yes, it's a political scandal also. Caused by collapse of Ponzi scheme run by Rose Valley Group. Rose Valley scam is one of the biggest financial frauds which rocked the state of West Bengal in 2013. As per ED, Enforcement Directorate, estimate rupees 17,520 crore, 17,520 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, reportedly raised from investor across India. The All India Small Depositors, छोटा छोटा डिपोजिट, चीट इसीलिए नाम है चीट, चीट का मतलब स्मॉल. The All India Small Depositor Association pegged the amount. एक सेकेंड, ज्योति बोल रहे लॉबी में वेट कर रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिखा. एक सेकेंड. हाँ, जो मैं बोल रहा था देख लो, ये क्या हुआ पॉन्जी स्कीम में. एक्चुअली पॉन्जी स्कीम, एक्चुअली स्कीम जिन्होंने बनाया था ना, इनका नाम था पॉन्जी. इज a form of fraud that lures investors and pays profits to earlier investors with funds from more recent investors. The scheme leads to victims to believe that profits are coming from legitimate business activity and they remain unaware that other investors are the source. मतलब इसको इसीलिए पॉन्जी भी कहा जाता है. मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा पॉन्जी स्कीम क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिस्कशंस. बट चीट फंड कैसे काम करता, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था हमारे इंडिया वेस्ट बंगाल में, ये तो देख लो. स्मॉल डिपोजिटर एसोसिएशंस ने 40,000 करोड़ के आसपास का दिया था, ठीक है. मतलब इनका बताना है कि ऑल इंडिया स्मॉल डिपोजिटर एसोसिएशन पेड द अमाउंट ऑफ 40,000 करोड़, फ्यू रिपोर्ट्स पेड द अमाउंट एट ओवर 60,000 करोड़. इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बताया 70,520 करोड़ का फ्रॉड. दैट स्टेट अफेक्टेड स्कैम में जो स्टेट अफेक्टेड हुआ था उसमें वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बिहार है, त्रिपुरा है. Rose Valley Group and allegedly floated a total of 27 companies for running an alleged chit fund operations for which only half a dozen were active. It is alleged that company had made cross investment in its various sister firms to suppress its liabilities towards investors. मतलब कंपनी ने क्या किया, अलग अलग छोटा छोटा और भी कंपनी बनाया और अपने इन्वेस्टर्स को लाइबिलिटी से, मतलब वेरियस सिस्टर फर्म्स बना दिया और अपने लाइबिलिटी को इन्वेस्टर्स के प्रति रोक दिया, जो सेबी कभी नहीं चाहता. According to ED, a portion of money was also used to politicians, bribe politicians, so that the scam could run smoothly. The ED had frozen 2,500 accounts of the Rose Valley Group, and the agency suspects that there are many more to be tracked and frozen. ये रिपोर्ट एक न्यूट्रल रिपोर्ट है सर. Similarly, in 2015, Rose Valley chairman Gautam Gundu was arrested in money laundering case and probed by CBI and Enforcement Directorate. In the course of investigation, the government froze all the 2,600 bank accounts of the Rose Valley Group, which held around 800 to 1,000 crore. 26 बैंक अकाउंट बना के रखा था अलग अलग कंपनी के नाम से, फ्रॉड कंपनी. The name of AITC MP actor Tapas Paul too had सुसाइड कर लिया बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एज ही वॉज डायरेक्टर इन दी कंपनी. कंपनी का डायरेक्टर पोस्ट में था रोज वैली में, आप लोग जानते हो तापस पाल को. ऑन जनवरी 25, 2019, CBI अरेस्टेड बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत मोहता फॉर ड्यूपिंग रोज वैली ग्रुप, जो बंगाल में बहुत फेमस मतलब फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं. 25 करोड़ का. मोहता कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म्स हैव प्रोड्यूस्ड मेनी अवार्ड विनिंग फिल्म्स, चोकेर वाली, मेमोरीज इन मार्च, बहुत सारे, ऑटोग्राफ, रेनकोट, मृणालिनी, आप लोग जानते हो. इनका भी इस केस में बहुत बड़ा 25 करोड़ के आसपास का खेल बन गया था. तो बेसिकली ये सब फंड कैसे आया,
कहाँ से आया था? पब्लिक का पैसा था, लेकिन पब्लिक का पैसा पब्लिक को रिटर्न देना था, आप रिटर्न ना देके क्या कर रहे? स्कैंडल कर दिए। खराब बात है ना सर, पब्लिक का फेथ उठ जाएगा। बुझते पारली? हेलो किरे, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? এই হচ্ছে চিট বিজনেস का प्रॉब्लम। एक सेकंड रुको। ज्योति का कनेक्शन नहीं हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या दिया है देखो, अंडर विच कंट्रीब्यूशन मेड आर इन द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू ए म्यूचुअल फंड। ठीक है, अच्छा म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन को भी इसके अंदर नहीं लिया जाता। ठीक है, जिसमें म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन होता है वो भी इसके अंदर नहीं आता। और क्या है, सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड नोटिफाई। अगर कोई दूसरा फंड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है उसे भी नहीं लिया जाता। सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर ये सब फंड को आप नहीं ले सकते। बाकी जो भी आएगा वो कलेक्टिव स्कीम में आ सकता है, जो सेक्शन 11AA के अंदर बोला गया है, और सेबी उसका देखभाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है। 100 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट जब कलेक्टिवली उठा जाता है, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, इसका भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। ओके सर, थोड़ा और आगे बढ़े बिकॉज और भी चीज़ें जानना है। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी। अब सेबी आप पे डायरेक्शन देगा और पेनल्टी भी लगा सकता है सेक्शन 11B के तहत। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Same as otherwise provided in section 11, if after making or causing to be made an inquiry, the board is satisfied that it is necessary, अगर बोर्ड को लगता है कि कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेना है, बोर्ड मतलब सेबी, हाँ, किसके बोर्ड को लग सकता है? अगर बोर्ड को, सेबी को कभी भी लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, और to prevent the affairs of any intermediary or other persons referred to in section 12 being conducted in manner detrimental to interest of investors। मतलब अगर किसी भी एंगल से इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी हो सकता है और सिक्योरिटी मार्केट पे कुछ भी खराब हो सकता है, तो सेबी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑफ सच इंटरमीडिएरी और पर्सन। मतलब मैनेजमेंट प्रॉपर वे में काम करें। ठीक है, ये देखना सेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केसेस में सेबी क्या क्या डायरेक्शन देते हैं वो देखो सर। दिखाई दे रहा है ना? एक देखो चार्ट सामने आ रहा है। हाँ निमेश, नंदिनी, चार्ट देख रहे हो? হ্যাঁ স্যার। अब ये चार्ट क्या बताते देखो, टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस, बोर्ड में इशू डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस जो सेक्शन 12 में रेफर किया है या फिर जो भी सिक्योरिटी मार्केट के साथ एसोसिएटेड है, टू एनी कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11A। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज इन सिक्योरिटी और दी सिक्योरिटी मार्केट। मतलब बोर्ड किसको किसको डायरेक्शन दे सकते हैं वो बताया। बेसिकली जो सिक्योरिटी मार्केट के साथ कनेक्टेड है या फिर जो भी सेबी की किसी भी सेक्शन में किसी ना किसी एंगल से कनेक्टेड है। ठीक है, स्पेशली सेक्शन 12 में रेफर्ड है। ठीक है, या फिर जो इंटरेस्ट ऑफ जहाँ पर भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सभी चीज़ों में। अब पेनल्टी भी लगाएगा। द बोर्ड में भी इन एन ऑर्डर टू रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन 15A। अच्छा, ये पेनल्टी का सेक्शन आगे चर्चा करूंगा आपके साथ। तो क्या क्या सेक्शन है पेनल्टी का, आप ये पहले जान लो। सेबी किसको किसको कब कब पेनल्टी लगा सकता है? सर 15A है, 15B है, 15C, 15D, 15E, EA, 15EB, 15A, 15G, 15H, 15HA एंड 15HB आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रेस्क्राइब मैनर। इंक्वायरी करने के बाद लेवी पेनल्टी चढ़ाएगा बेसिकली। ठीक है, पेनल्टी लेवी ऑफ पेनल्टी for the removal of doubts, it is hereby declared that the power to issue directions under this section shall include and always be deemed to have been include the power of directing any person who made profit or advert loss by indulging in transactions or activity in contravention of the provision of this act, regulations made thereunder to disgorge an amount equivalent to wrongful gain made or loss averted by such contravention। मतलब अगर किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर किसी के साथ, किसी इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी कहीं पर भी दिखता है,
उस मैटर में पावर ऑफ डायरेक्शन सेबी के पास में है, लेकिन सेबी इन्वेस्टिगेशन करता है। अब सेबी का ये इन्वेस्टिगेशन 11C के तहत सेबी करता है, ग्राउंड फॉर इशू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेबी इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर है वो ग्राउंड फॉर इशू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेयर बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, जहां पर सेबी को रीजनेबल ग्राउंड लगता है 11C के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगा, द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डील्ड विद इन ए मैनर डिट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अटमोस्ट प्रायोरिटी, शुरू से बोले जा रहा हूँ। एनी इंटरमीडिएट और एनी पर्सन, अगर कोई इंटरमीडिएरी बीच का कोई भी, ठीक है, और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और द regulations made or directions issued by the board thereunder, it may at the time of by writing in order in writing direct any person hereafter in section referred as investigating authority specified in order to investigate the affairs of such intermediary or person associated with the security market to report thereon on the board। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करके बोर्ड को रिपोर्ट देगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो सेबी के थ्रू से काम करेगा बिहाफ में। फर्निशिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, it shall be duty of the every manager, managing director, officer or other employee of the company and every intermediary referred to in section 12 and every person associated with the security market to preserve and to produce the investigation authority or any person authorized by it in this behalf। मतलब जब सेबी इन्वेस्टिगेट करेगा सर, ठीक है, सेक्शन 11C के तहत, तो उनको बुक्स दिखाना, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर दिखाना और जो भी अदर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड और रिलेटिंग टू द कंपनी, जो कंपनी रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो उनके सामने पेश करना जरूरी है। और एज द केस में भी ऑफ रिलेटिंग टू द इंटरमीडिएट और सच पर्सन व्हिच आर इन देयर कस्टडी और पावर। ठीक है, इसको प्रिजर्व करना एंड प्रोड्यूस करना इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने कंपनी बाध्य है सर। ठीक है, कंपनी को ये सभी चीज़ें दिखाना पड़ेगा, ये रूल है। सेक्शन 11C के तहत सेबी को ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, जैसे कि ऑडिटर के केस में भी ये चीज़ होता है। ठीक है, जब ऑडिट पढ़ोगे आपको ऑडिट में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑडिट के केस में भी ऐसा होता है सर। पीरियड ऑफ कस्टडी, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में कीप इन दिस कस्टडी एनी बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो भी है सेबी की तरफ से, वो सारा का सारा बुक्स या डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स जो भी प्रोड्यूस होगा, the record produced for 6 months and thereafter shall return the same to an intermediary or any person associated with the security market by whom or on whose behalf the books, register, other documents and recorded are produced। ठीक है, उसके बाद वापस करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में कॉल फॉर एनी बुक, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट, जब भी जरूरत होगा कंपनी को बोल सकता है। इफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड आर प्रोड्यूस, record certified copies of the books, register and other document and record produced before the investigating authority, it shall give certified copies of such books, register and other documents and record to such person or whose behalf the books, register and other document and record were produced। मतलब जरूरत पड़ने से सर्टिफाइड कॉपी, मतलब कंपनी के डायरेक्टर के सर्टिफाइड कॉपी, जो भी सर्टिफाइड कॉपी है, सिर्फ जेरॉक्स वगैरह से नहीं चलेगा, सर्टिफाइड कॉपी भी दिखाना पड़ सकता है। एग्जामिनेशन ऑन ओथ, एनी पर्सन डायरेक्टेड टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन मेक एग्जामिन ऑन ओथ, चाहे कि मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, ऑफिसर्स हो, अदर एम्प्लॉय हो, ऑफ एन इंटरमीडिएट और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर in relation to the affairs of his business or any administer an oath accordingly and for that purpose may require any of those person to appear before it personally। ठीक है, ओथ लेना पड़ेगा और पर्सनली अपेयर होना पड़ेगा जब भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अगर फेलियर होता है तो क्या होता है? ठीक है सर, यही तो जानना है कि अगर रूल फॉलो नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम आता है। सर देख लो क्या प्रॉब्लम होता है। फेलियर इन कंप्लायंस, ऑन फेलियर इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज और रिफ्यूजेस, फेलियर इन कंप्लायंस मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंस करना था, ठीक है, टू प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और एनी पर्सन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कंपनी को जो भी सबमिट करना था, प्रोड्यूस करना था, जैसे कि ऑथराइज्ड बाय इन दिस बिहाफ बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड व्हिच इज हिज ड्यूटी टू प्रोड्यूस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या 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 पनिशमेंट है? देखो, पर्सन शैल बी पनिशेबल विद जेल होगा, ऑब्वियसली जेल होगा सर। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक का जेल हो सकता है। अगर आप कंपनी हो और आप सेबी के इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का रुकावट डालते हो तो आपको 1 साल तक का जेल एक्सटेंड हो सकता है। विथ फाइन व्हिच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ तक का भी फाइन हो सकता है, मजाक नहीं है। टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच इज इन हिज ड्यूटी और टू फर्निश, ठीक है, अगर आपका ड्यूटी है फर्निश करना कि आपको खुद से ही करना था, ठीक है, तो फिर आपको जेल और 1 करोड़ का फाइन दोनों हो सकता है।
to appear before investigating authority personally or to answer any questions which is put to him by the investigating authority in pursuance of that subsection. अगर आप ये भी प्रॉपरली नहीं करते हो तो भी आप पे सजा होगा, ठीक है। और टू साइन द नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, मतलब जो भी नोट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, नोट मतलब अगर उनको किसी भी मैटर पे, जैसे ऑडिटर को भी नोट लेना पड़ता है, सिमिलरली इन्वेस्टिगेटिंग करना भी एक तरह का ऑडिटिंग जैसा ही काम हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑफ सेबी जब भी कोई नोट लेगा तो उस पर आपको साइन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है सर, वो फॉर्म होता है, उसमें नोट लिखने का जगह होता है। तो मैंने ये देखा, सेबी का इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, उस फॉर्म में ऐसे नोट लिख लेगा कि भाई यू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू ऑब्जर्व दीज दैट दोज, ठीक है। तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो लिख लिया, और फिर जो भी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से जो भी बिहाफ में है, कंपनी के बिहाफ में, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर्स या एम्प्लॉय, जो भी आप हो, आपको साइन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। साइन करने से कब डरते हैं जानते हो? हाँ नंदिनी, साइन करने से कब डरता है बोले तो? কি রে বুঝতে পারছিস কথাটা? সাইন করতে কখন ভয় পায়? नंदिनी आशीष ना नहीं, अनिमेश बोलो, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर আছি। সাইন করতে কখন ভয় পায় বল। স্যার যখন ডকুমেন্টসে কোনো ঘোটালা থাকে, বুঝতে পারলি? ডকুমেন্টসে হ্যাঁ যদি কোনো ঘোটালা থাকে, যদি কোনো রংনেস থাকে, ঠিক আছে, মিসস্টেटमेंट থাকে, তখনই साइन করতে ভয় পায়, চাকরি চলে যায় লোকের, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो फाइन तो है ही, जेल तो हो ही सकता है, ऑल्सो विथ ए फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़ फॉर एवरी डे। जितना दिन आप गलती आपका बढ़ाते जाओगे, ठीक है, कंपनी की तरफ से हर दिन का 5 लाख रुपीज़ फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर टू रिफ्यूजल कंटिन्यूज। जिस दिन से आपने रिफ्यूजल करना चालू किया उस दिन से एवरी डे 5 लाख। बहुत भयंकर फाइन दिया है ना, बहुत ही भयंकर फाइन दिया। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने 11C देखा, जिसमें सेबी इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेट करके अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला देखता है तो पनिशमेंट चार्ज करता है। अगर कंप्लायंस मतलब CS का ये बहुत बड़ा काम होता है कंपनी का, वो ये सब चीज़ों से बचाना, समझ रहे हैं सर? एज ए कंपनी सेक्रेटरी इट्स अ बिग रोल फॉर ए CS इन ए कंपनी टू मेक एवरीथिंग प्रॉपर। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये फेलियर होने से कंपनी को बैम्बू लगता है, या फिर ऑफिसर्स को, डायरेक्टर को झमेला होता है। नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन टू बी यूज्ड एज एग्जामिनेशंस, impounding documents where the course of investigation, the investigation authority has a reasonable ground to believe that the books, register, other documents and record of relating any intermediary or any person associated with the security market in any manner may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted. The investigating authority may make an application to the magistrate। अगर उनको लगता है किसी ने भी जो सिक्योरिटी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है कंपनी की तरफ से, अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एक एप्लीकेशन देगा मैजिस्ट्रेट को और जज को और सच डेजिग्नेटेड कोर्ट को इन मुंबई एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एन ऑर्डर फॉर सीजियर ऑफ सच बुक्स और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्डेड। मतलब जज या मैजिस्ट्रेट ऑफ मुंबई, बिकॉज मुंबई में ही सेबी का मैक्सिमम काम होता है, ठीक है, इसलिए डेजिग्नेटेड कोर्ट या मुंबई कोर्ट में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे देगा, बाकी देख लेगा, कोर्ट देख लेगा। डिमांड ऑफ सर्विस एंड अदर ऑफिसर्स, द ऑथराइज्ड ऑफिसर में requisitions of the service of any police officer or any officer of the central government or both to assist him for all any of the purpose as specified above with respect to impounding of documents, and it shall be duty of every such officer to comply with such requisitions। कोर्ट ने भी ऑर्डर देगा after considering the application and hearing of the investigating authority, if necessary the magistrate or judge of the designated court may by order authorize the investigating authority। investigating authority को कुछ ऑथोरिटी देता है, क्या ऑथोरिटी देता है जज, देख लो, टू एंटर विथ सच असिस्टेंस एज मे बी, मतलब एक असिस्टेंट के साथ, एज मे बी रिक्वायर्ड द प्लेस और प्लेस वेयर सच बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स आर केप्ट।
जहाँ पर भी आप डिस्ट्रॉय किए, छुपाए, ठीक है, एक असिस्टेंस जो भी आपको मिलेगा, असिस्टेंट के साथ आप वहाँ पर जा सकते हो, बुक्स, रजिस्टर सब कुछ चेक कर सकते हो। टू सर्च दैट प्लेस और अदर प्लेस मतलब बेसिकली रेड करना, ठीक है, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। सीज बुक्स, बुक सीज कर सकते हो, रजिस्टर सीज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सीज कर सकते हो, ठीक है, नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है सारा का सारा चीज सीज करके ला सकते हो। ये सब पावर इन्वेस्टिगेशन के मतलब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से सेबी को 11C सेक्शन 11C देता है। कुछ एग्जाम्पशंस भी मिलता है, प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट और जज or the designated court shall not authorize seizure of books, register, other documents and record of any listed public company or public company, ठीक है, any listed public company or a public company not being the intermediary specified under section 12 which intends to get its securities listed on any recognized stock exchange unless such company indulge in insider trading or market manipulations, ठीक है। नॉर्मली किसी नॉर्मल कंपनी के केस में जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है या पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और जो सेक्शन 12 के हिसाब से इंटरमीडिएट के हिसाब से लिस्टेड नहीं है, ठीक है, नॉट बीइंग इन इंटरमीडिएट सेक्शन 12 व्हिच इंटेंड्स टू गेट द सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो ऐसे कंपनी में नॉर्मली मैजिस्ट्रेट नहीं बोल सकता, बट हाँ अगर इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है तो बोल सकता है, ठीक है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन में क्या होता है वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट छुपाया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, ये सब अगर मिल जाता है ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास ही रहता है। द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल कीप इन इट्स कस्टडी द बुक्स, रजिस्टर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स seized under this section for such period not later than the conclusion of the investigation, as it consider necessary, and thereafter shall return to the same to the company or other body corporate as the case may be, to the managing director or the manager or any other person from whose custody or power they were seized, and inform the magistrate or judge or court such return। मतलब जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए सारा का सारा मैटर आप वापस कर दो जहाँ से आप लिए थे और इसके बारे में आप कोर्ट को एक इन्फॉर्मेशन दे दो। Provided that investigating authority may, before returning such books, register other documents and record as aforesaid, place identification marks on them or any part thereof। मतलब उसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ता है कि ये इन्वेस्टिगेट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, ताकि फर्दर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें पता चले कि भाई इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, मतलब ये एक बार ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुका है, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, फर्दर जब कोई प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को देखने से पहले एक आइडिया लग जाएगा, इसका इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। और एवरी सच सीजर जो भी सीज होगा मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973, जो आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हो, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड के तहत इसका हिसाब किताब होगा रिलेटिंग टू सर्चेस ऑफ सीजर मेड अंडर दिस कोड, ठीक है। ये है सेबी का पावर सर। सीज एंड डेसिस्ट प्रोसीडिंग्स, डेसिस्ट या सीज करना मतलब आपको आगे कुछ करने से रोक देना, ठीक है। बंगाली में बोले तो रुक जाओ, या हिंदी में बोले तो रुक जाओ, बंगाली में बोले तो निवृत्ति रहो, मतलब ठीक है हो गया अब छोड़ो, ठीक है। इफ द बोर्ड फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड दैट एनी पर्सन हैज वायोलेटेड और इज लाइकली टू वायोलेट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, इट मे पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज और डेसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वायोलेशन। मतलब फर्दर कोई वायलेशन करने से चुप करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। सजा तो जो मिलना है मिलेगा ही, बट आपको सेक्शन 11D के तहत वायलेशन करने से आपको रोकने के लिए बोलेगा। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शैल नॉट पास सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी, ऐसे केस में नहीं करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बट तभी कर सकता है जब वो किसी भी तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 11D है। बोलो सर, समझ में आया? नंदिनी बुझते पारा जाच्छे? अनिमेश बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ओके सर। सर आगे बढ़े, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेक्शन 12। सर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है ये थोड़ा जान लो, बड़ा मजेदार है। पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज। सेक्शन 12 सेबी को क्या बताता है, देखो सेबी एक्ट 1992, पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज,
सर जो बाई सेल एंड डील इन सिक्योरिटीज कर सकता है, इसका लॉ है। इसमें कौन कौन आ सकता है देखो, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, बैंकर टू एन इशू, मतलब शेयर मार्केट इशू में जो बैंकर होते हैं, ठीक है, मतलब जो मतलब ट्रस्टी की तरह काम करते हैं, ट्रस्टी और ट्रस्ट डीड, रजिस्टर्ड टू एन इशू, ठीक है, जैसे मतलब जब कोई कंपनी शेयर इशू करते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड टू द इशू, देखो क्या लिखा है, देखते हुए चीज, हेलो, दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर। है ना। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लिंक टाइम भी रहता है बहुत जगह में, बहुत सारे कंपनी काम करते हैं रजिस्टर का, ठीक है, रजिस्टर्ड टू एन इशू। तो इस तरह से स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी और ट्रस्टीड, रजिस्टर्ड टू एन इशू, मार्चेंट बैंकर जो मार्केट से पैसा उठा देते हैं, जैसे ये मार्चेंट बैंकर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये ITI कैपिटल लिमिटेड, बुक रनिंग लैंड मैनेजर भी कहा जाता है इनको, ओके सर, ठीक है, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड सच अदर इंटरमीडियरी हु मे बी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट शैल बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। आप तभी कर पाओगे जब आपको सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तभी आप बाई सेल और डील इन सिक्योरिटीज आप कर सकते हो। तो कौन कौन कर सकते हैं, इसका आइडिया लग गया। बोर्ड में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द पर्सन हु सेल बाई सेल और डील इन सिक्योरिटीज, जिसमें डिपोजिटरी, पार्टिसिपेंट, डिपोजिटरी मतलब NSDL CDSL, ओके, पार्टिसिपेंट्स, कस्टडियंस ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट देते हैं जैसे कि क्रिसिल, केआर, फीच, हाँ सर, or any other intermediary associated with the securities market as the board may by notification in this behalf specify shall buy or sell or deal in securities in accordance with the conditions of a certificate of registration obtained from the board in accordance with the regulation made under this act. Person who shall sponsor or cause to be respond or carry on or cause to be carried on by any venture capital fund or collective investment scheme including mutual fund, आप कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाना चाहते हैं, वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड स्कीम चलाना चाहते हैं, शैल बी हु ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस, ठीक है। सारे के सारे काम करने के लिए आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए सर। बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 12 जब तक नहीं मिलेगा आप ये सब कुछ भी काम नहीं कर सकते। जो फंड स्पॉन्सर करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने देखा स्पॉन्सर कैसे होता है ना, ये म्यूचुअल फंड क्लास में जो सैटरडे वाले क्लास में हम लोगों ने कर रहा है सर, उसके स्टार्टिंग 4-5 लेक्चर्स के अंदर ही आपको स्पॉन्सरशिप कैसे होता है ये मैंने बताया था डिटेल्स में। अगर नहीं भूल गए या नहीं किए तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड का क्लास अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे स्पॉन्सरशिप होते हैं। पर्सन हु शैल स्पॉन्सर और कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी और कॉज टू बी कैरिड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ए बिजनेस ट्रस्ट defined in clause 13 of the section 2 of the Income Tax Act 1961 shall be who obtain certificate of registration from the board in accordance with the regulations। तो सभी केस के लिए आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इन सच मैनर एंड पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेबी रेगुलेशंस। सस्पेंशन कैंसिलेशन ऑफ ए सर्टिफिकेट, यस, सेबी board may be by order suspend or cancel a certificate registration in such manner as may be determined by regulations, provided that no order under this subsection shall be made unless the person concerned have been given a reasonable opportunity of being heard। मतलब ऐसा नहीं कि सेबी का मन हुआ और कैंसिल कर दिया। जिसका कैंसिल आप कर रहे हो, जिस कंपनी का या जिसका भी आप कैंसिलेशन कर रहे हो उनको भी मतलब मौका दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उनको भी बताओ कि भाई मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूं बट इसलिए कर रहा हूं, तो आप वो भी अपने डिफेंस में कुछ बोल पाए, ठीक है। प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, मन मर्जी नहीं, ठीक है। सेबी है, पावर है, मतलब पावर का मिसयूज थोड़ी ना होगा। यहां पर सेक्शन 12A आ गया सर, prohibition to manipulate and deceptive device insider trading and substantial acquisitions of securities or control। मतलब जब कोई शेयर मार्केट में मैनिपुलेटिव कुछ भी करते हैं, डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसे केस में सेक्शन 12A क्या करते हैं, प्रोहिबिशन ऑन पर्सन, पर्सन्स पे प्रोहिबिशन लग जाता है, ठीक है।
फ्रॉम परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज। जैसे किस पे लगता है वो तो पहले देख लो। नो पर्सन सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली ये काम कर सकता है। जैसे क्या, फ्रॉम परफॉर्मिंग फॉलोइंग ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटी के बारे में बोला है ये थोड़ा सुन लो सर। सेक्शन 12A, यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ परचेस और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द इशू परचेस और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटीज listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange like BSE, NSE, etc., MCX, या फिर एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, मतलब जो भी डिवाइस आप मैनिपुलेट करने के लिए लगा रहे हो, ठीक है, शेयर के बारे में कुछ भी मैनिपुलेशंस जो मार्केट को किसी के फेवर में काम कराता है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते। कॉन्ट्रावेंस इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स ऑफ द रेगुलेशन मेड देयर अंडर, एम्प्लॉय एनी डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड इन, डिफ्रॉड मतलब किसी से गलत तरीके से पैसा आटना, in connection with issue or dealing in securities which are listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange, या फिर engage in any act, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोर्स ऑफ बिजनेस करते हो which operates or would operate as fraud or a deceit upon any person in connection with issue dealing in securities which are listed or proposed to be listed on recognized stock exchange, मतलब या तो listed हो चुका है या फिर listed होने वाला है, in contravention of the provision of this act or the rules or the regulations made thereunder। एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते ही आपको हर्षद मेहता याद आ जाना चाहिए, है ना, हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग केस। या फिर रिसेंटली इन्फोसिस में भी बहुत लोग पकड़ा गया सर इनसाइडर ट्रेडिंग में। क्या रे, इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ बिग थिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग करके कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर निकालना, इन्फोसिस से भी पकड़ लिया सर इनसाइडर ट्रेडिंग केस, 2021 में हुआ था सर। ये देखो, months after a few, एक सेकेंड, months after a few employees of Infosys were banned by Security Exchange Board of India over use of unpublished price sensitive information for trading in the company stock, the regulator on Monday banned another employee of the company for the same offense। देखते बात चीज, हेलो अनिमेश, नंदिनी, न्यूज देखने को मिल रहा है कि नहीं, है ना। SEBI in an interim order passed on Monday banned Ramit Chaudhary, solution design head of Infosys, and his accomplice Kure Manier in an insider trading case involving the company's strategic partnership with Vanguard announced last year। कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो वैनगार्ड के साथ हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन वो बाहर के किसी व्यक्ति को लीक कर रहा है। क्यों लीक कर रहा है? बिकॉज उनको पैसा मिलेगा और वो किसी को फायदा कराना चाहता है। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर दैट इज सेबी इन्वेस्टिगेशन फाउंड, जो आपको मैं इतना देर से इन्वेस्टिगेशन समझा रहा था, that Ramit Chaudhary had accessed the unpublished price sensitive information regarding the Vanguard deal. He then shared the same information with former colleague Manier, former colleague जो अभी काम नहीं करता। Here is a connected person and is reasonably expected to have an access to UPSI, and therefore he is an insider and a preponderance of the probability basis prima facie, मतलब primary was positions of the UPSI procured from Ramit सेबी से। मतलब आप एक तरह से इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो और कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर निकाल के किसी को फायदा करवाना चाहते हो। इसका पूरा केस जरूर पढ़े, ठीक है, आपको और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को रोकना सेबी का दायित्व होता है और सेबी ये काम सेक्शन 12A के तहत करता है, ठीक है। और क्या, और भी कुछ है, डील इन सिक्योरिटीज वाइल इन पोजीशन ऑफ मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट सच मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन। जैसे इस बार चित्रा रामकृष्ण ने किया है, एनएससी का इंफॉर्मेशन बाहर निकाला है ना, जिनको जेल में डाल दिया गया, अभी खबर तो है ना। चित्रा रामकृष्ण एनएससी का फॉर्मर चेयरमैन, हाँ सर, द फॉर्मर सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज was arrested by the CBI for Yogi scam which rocked Indian economy, है ना, हिला के रख दिया रिसेंटली। सो पॉइंट इज दैट आप ऐसे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकते जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कंपनी का है, एक्सचेंज का है, आप किसी तरह से किसी को भी फायदा नहीं करवा सकते। तो जो भी सिक्योरिटीज का डील करता है, पोजीशन ऑफ मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट सच मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन इन ए मैनर व्हिच इज एन
contravention of the provision of this act or the rules or the regulations made thereunder. Acquire control of any company or securities more than the percentage of equity share capital of a company whose securities are listed or proposed to be listed on recognized stock exchange in contravention of the regulation made under this act. मतलब हर एक केस में अगर आप मार्केट के साथ कनेक्टेड हो और आप कुछ ऐसा काम करते हो जो बेसिकली एक मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग है या सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है, और वो भी गलत तरीके से हैं, तो सेबी आपको रोकेगा सर, ठीक है। प्रोहिबिट एनी पर्सन, नो पर्सन सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये काम नहीं कर सकता, जो मैं आपको इतना देर से लिस्ट बताया, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेक्शन 13 का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा, दैट इज फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ सेबी। सेबी का फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट का क्या मैटर है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट बिफोर दैट जो मैं आज आपको एक केस बताने के लिए सोचा था कि सेबी रुचि सोया का बीच में जो प्रॉब्लम रिसेंटली हुआ है पतंजलि रामदेव बाबा के साथ, क्या प्रॉब्लम हुआ है सुनो। वेरी इंटरेस्टिंग केस, मार्केट में बहुत बातचीत चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी एक बार बात कर लेते हैं। हाँ सर, क्या बोलते हो? सेबी का क्या इशू हुआ है रुचि सोया के साथ? नंदिनी বুঝতে পারছিস গল্পটা? শুনবি কি শুনবি না বল। স্যার না শুনতে চাইলেও তো আপনি বলবেন, তো বলে দিন। ওকে স্যার, SEBI is India's stock market regulator, and if there is one thing they hate, it is handy operations trying to manipulate the market, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। अभी हम आपको यही बात किया ना सेक्शन 12A के तहत, आप मार्केट को मैनिपुलेट करोगे ये सेबी कभी नहीं चाहेगा। प्रोहिबिशंस ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, तो रिसेंटली क्या पतंजलि कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है क्या? हाँ सर, तो चलो देखते हैं जो सेबी के रूल्स के बिहाफ अगेंस्ट में है। तो सेबी इज इंडिया स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, एंड इफ देयर इज वन थिंग दे हेट, it is shady operators trying to manipulate the market using illegal means. Now some of you will look at this and go, but SEBI does not do enough. I know tons of people who fall prey in devious schemes, बहुत सारा, and here maybe they could do more, but that does not mean they are willfully turning a blind eye. In fact, for years now they have been trying to fix things like broadcast message that include stock tips, ठीक है। A few years ago they even asked India's telecom authority try to create special software, ठीक है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद दैट could identify certain keywords and block message. To try's credit, they did try introducing pre-approved SMS templates, but things did not quite work out, ठीक है। and yeah, we still have multi-bagger stock tips floating around, मतलब ऐसे गलत तरीके का मैनिपुलेशन चलता है ना, मल्टी-bagger स्टॉक, हाँ ये मल्टी बैग बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा और लोग पागल की तरह गलत इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ ये ट्राई के साथ सेबी का एक बातचीत चल रहा था, बट वो इस प्रॉपरली काम नहीं कर पाया। सो किसी भी तरह का मैनिपुलेटिव बातें जो मार्केट में लोगों को, इन्वेस्टर को मिस गाइड करता है, ये सेबी कभी नहीं चाहेगा। बट परहैप्स मोर रिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेबीज नो नॉनसेंस अप्रोच will change your mind. The matter relates to Patanjali owned FMCG farm Ruchi Soya and a shady message that started making the rounds recently. क्या मैसेज पतंजलि ने दिया? देखो मैसेज देखो पहले, फिर बताते हैं। ग्रेट न्यूज फॉर ऑल beloved members of पतंजलि परिवार, a good investment opportunity in Patanjali Group. Patanjali Group company Ruchi Soya Industries Limited has opened the follow-on public offer for retail investor. The issue closed on 28 March 2022. This is available in the price band 615 to 650, ठीक है, जो रिसेंटली हुआ है, 2-3 दिन पुराना बात है। हाँ, आज 2 तारीख है, ये 28 मार्च का बात कर रहा हूँ मैं। That is discount of about 30% to market price. You can apply for share through your bank, broker or ASBA UPI in your Demat account. Now, for the uninitiated, Ruchi Soya is an FMCG company that went bankrupt a couple of years, है ना, कुछ साल पहले ये रुचि सोया bankrupted हो चुका था, and after an unfortunate turn of events, the case made it is way to bankruptcy court, and it was here that Baba Ramdev led Patanjali Group snapped up the business after promising to settle part dues. मतलब रामदेव ने बोला पतंजलि ग्रुप ने कि भी रुचि सोया का जो ड्यूज है वो चुकता करेगा जो बैंक को मिलेगा, and bank who had once lent money to Ruchi Soya, and while this may seem like a nice beginning enterprise that benefited
all stakeholders in the ecosystem. It did create a lot of controversies, something we have written about. ठीक है, अभी उसका डिटेल्स जानने का जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर देखो. Anyway, at the end, it all Patanjali come to own about 98%. पतंजलि के पास एक्चुअली रुचि सोया का 98% है. And despite their massive shareholding, the company was still listed in the public market. Meaning, you could buy Ruchi Soya shares online. This was obviously a problem considering the enormous influence of Patanjali held. Actually, Patanjali का बहुत बड़ा स्टेक होल्डिंग मार्केट में इसका है, तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम. So the regulator mandate Patanjali to reduce its shareholding from 98 to 75 over 3 years. अब सेबी ने क्या बोला, क्योंकि पतंजलि के पास रुचि सोया का 98% है, तो बहुत इजीली वो मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है. तो सेबी ने बोला भी कम से कम 75% आपको मार्केट में, मतलब 75% आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम 98 से 75 3 साल के अंदर, तो कम से कम 25% आप मार्केट में फ्लोट करो. And now that the 3 years window is fast approaching, Patanjali is taking its first steps to comply with SEBI's diktat. They have planned to reduce their shareholding to 81% by doing what is called a follow-on public offer. It is like an IPO but a follow-on, meaning Ruchi Soya will introduce new shares to the public and dilute their own shareholding. मतलब 98 से 81 पे आएगा. So if Patanjali had 98 out of 100 earlier, it is now own only 98 out of 120 shares, and in order to move capital for potential investors, it priced the new shares well below the market price, 30% discount. ठीक है. Now point is not that, and the opportunity to grab something at a discount, that is what the message was alluding to SEBI. SEBI का ही पर प्रॉब्लम है कि ये डिस्काउंट में चल रहा है कि मार्केट प्राइस से कम चल रहा है, ये किस तरह से होगा. SEBI swung into action. It wanted a clarification from Patanjali. What on earth were they doing bluntly forwarding a message like that कि ये 30% डिस्काउंट में चल रहा है, ये किस तरह का बात है, ये तो वैल्यूएशन करके आया है. पतंजलि क्लेम्ड इनोसेंस. पतंजलि ने बोला कि भाई हमें इतना जानकारी नहीं था. They said they were not involved in all of this and even filed an FIR soon after for good measures. ठीक है, but SEBI is not buying this explanation it seems. ठीक है, SEBI इस मैटर को ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा. They have now asked Patanjali to put out advertisement in national newspaper discrediting the SMS and mandated the company to offer investors a window to cancel their bid in the FPO. It is probably the first time that something of this sort is happening. And if you are wondering why SEBI is going after Patanjali with such vigor, it's probably because Patanjali has found itself in hot waters many times in the past. For instance, after Patanjali took over Ruchi Soya, the company's share price jumped by a staggering 8,750% in just 5 months. 5 महीने के अंदर कंपनी का शेयर 8750% के आसपास मार्केट में ग्रो किया था, जो बहुत लोगों को मिसगाइड भी किया था. बिकॉज पतंजलि के पास तो 98% शेयर होल्डिंग है. People accused Patanjali of manipulating the stock. Then in September 2021, at one of his yoga conclaves, Baba Ramdev told his followers that the mantra to become a crorepati was to buy shares in Ruchi Soya IPO. And if you are wondering if Baba Ramdev even knew the implication of his actions, well, here is an admission from the man himself. ठीक है, I need to talk in limits, मतलब वो खुद ही बोल रहा है बाद में. ठीक है, कि क्योंकि जब से भी उनको कुछ ना कुछ बोला कि भाई आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो वो खुद बोला I need to talk in limits in capital market. There is a term called market cap. Patanjali's brand equity. I have to limit my speech here. Ruchi Soya's FPO is ongoing. You never know, someone can get me stuck in legal matters. That is why I am deliberately saying Patanjali. The word is steward. Okay? And yes, he said all of this during the same conference. So yeah, right now it seems SEBI is keeping to close watch on matters, and they are doing everything in their power to deter Patanjali from quoting controversy once again. पतंजलि फिर से कोई कंट्रोवर्सी में ना पड़े, इसके लिए सेबी इस मैटर पे वॉच कर रहा है. ठीक है, मतलब बेसिकली बात यही है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि भाई ये शेयर परचेज करो, वो शेयर परचेज करो, 30% डिस्काउंट में चल रहा है. ठीक है, ऐसा बात आप नहीं कर सकते. समझ में आया? अनिमेश, नंदिनी, प्लीज टेल मी. मतलब मैनिपुलेटिव टेक्निक नहीं चलेगा, बिकॉज ये शेयर मार्केट है. यहाँ पर अगर आप वैल्यू करते हो तो वैल्यू करो, एडवर्टाइजमेंट देख के, फंडामेंटल एनालिसिस करके, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस पढ़ के, अगर आपको समझ में आता है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो. ठीक है, बट इस तरह से आप एक सेलिब्रिटी फिगर हो तो आप इस तरह से मार्केट में कुछ भी बोलोगे, ये सही नहीं है ना? समझ में आ रहा है सर? नंदिनी बोल.
हाँ सर। ओके सर। अनिमेश बुझा गलो? अनिमेश आवाज पाচ্ছিস? ओके ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है। नेक्स्ट दिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिक्योरिटी मार्केट में अकाउंट्स ऑडिट ऑफ सेबी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही है, शाम को मिलेंगे म्यूचुअल फंड में। ठीक है सर, चलो फिर टाटा बाय। बाय सर। ओके टाटा।